चुड़ैल मलका। बहुत पुराने जमाने की बात है। किसी मुल्क में एक गरीब लकड़हारा रहता था। ये दिन रात मेहनत करके लकड़ियां काटता, फिर इन्हें बेचता और गुजर बसर करता, लेकिन फिर भी इनकी 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी होती। लकड़हारे की बीवी इसे दिन रात कहती रहती कि वो लकड़ियों का काम छोड़कर कोई और काम कर ले ताकि इनके दिन फिर जाएं और हालात बेहतर हों। ठीक है, मैं शहर जाता हूँ, हो सकता है कोई ढंग का काम मिल जाए। तुम बच्चों का ख्याल रखना। दूसरे दिन लकड़हारा शहर की तरफ रवाना हो गया। शहर इसके जंगल से काफी दूर था। रास्ते में रात पड़ती थी। सारा दिन सफर करते करते वो थक गया। जैसे ही रात का अंधेरा फैलना शुरू हुआ, इसने रात गुजारने के लिए जगह ढूंढनी शुरू कर दी। कुछ दूर इसे काफी सारे दरख्त इकट्ठे नजर आए, तो वो इनकी तरफ बढ़ गया। इसने सोचा कि आज रात दरख्त पर गुजारनी चाहिए। वो दरख्त पर चढ़ गया। क्योंकि वो सारे दिन का थका हारा था, इस वजह से जल्द ही नींद आ गई। रात का न जाने कौन सा पहर था जब अजीब से शोर से इसकी आंख खुल गई। क्या देखता है कि इसी दरख्त के नीचे सुर्ख रंग का खूबसूरत कलीन बिछा है और नहायत खौफनाक शक्लों के मर्द और औरत वहाँ मौजूद हैं। उनमें से कुछ नाच रहे हैं और कुछ उन नाचने वालों पर सोने और चांदी की अशरफियों की बारिश कर रहे हैं। लकड़हारे ने जो इतने खौफनाक लोगों को देखा तो समझ गया कि ये जिन भूत हैं। ये सोचकर डर के मारे उसका पेशाब निकल गया। यूं ही पेशाब नीचे कलीन पर मौजूद लोगों पर गिरा। वो शोर मचाते हुए उठे और बारिश आ गई, बारिश आ गई कहते हुए फौरन ही वहाँ से गायब हो गए। लकड़हारे ने इन्हें गायब होता देखा तो सुकून का सांस लिया। वो जल्दी में अपना सारा सामान भी वहीं छोड़ गए थे। लकड़हारा डर के मारे रात को तो नीचे ना उतरा, मगर सुबह होते ही इसने नीचे उतरकर सब अशरफियां समेटना शुरू कर दी। इसकी पोटली अशरफियों से भर गई। वो बेहद खुश हो गया। वो सोचने लगा कि शहर जाकर नौकरी करने की बजाय अल्लाह ने इसे ऐसे ही इतनी सारी दौलत से नवाज दिया। वो अशरफियों की पोटली उठाकर वापस घर को चल दिया। रास्ते में इसे एक बुढ़िया मिली जो काफी कमजोर और बीमार थी। बेटा, खुदा के लिए मेरी मदद करो। क्यों, क्या हुआ बड़ी बी? मुझे अगले गांव तक जाना है, थोड़ा सहारा दे दो। अच्छा बड़ी बी। और जरा झुक गया और लकड़हारा जरा झुक गया। बुढ़िया ने अपना हाथ लकड़हारे के कंधे पर रख दिया और इसके सहारे चलने लगी। कुछ ही देर गुजरी थी कि लकड़हारे को किसी बकरी के मिमियाने की आवाज सुनाई दी। आवाज चूंकि बेहद करीब से आई थी, इस वजह से लकड़हारा यकदम ही उछल पड़ा। इसने फौरन ही पीछे मुड़कर देखा तो हैरत ज़दा रह गया। अब इसके पीछे बुढ़िया की बजाय एक बकरी मौजूद थी। लकड़हारा बेचारा खौफजदा हो गया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या माजरा है। बुढ़िया की जगह यकदम कैसे बकरी आ गई और बुढ़िया किधर गई? बकरी देखकर लकड़हारे ने सोचा कि क्यों ना इसे घर ले जाए। लकड़हारे ने बकरी की गर्दन में मौजूद रस्सी पकड़ी और चल दिया। बकरी भी इसके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ देर बाद इसने पीछे मुड़कर देखा, बकरी चली आ रही थी। वो खुश हो गया और सोचने लगा कि इसके बीवी बच्चे कितने खुश होंगे। सोने की अशरफियां और इतनी प्यारी बकरी पाकर तो इनके दिन फिर जाएंगे, वो अमीर हो जाएंगे। कुछ देर बाद लकड़हारे ने दोबारा मुड़कर बकरी की तरफ देखा तो इसकी चीख निकल गई। अब बकरी की बजाय खूबसूरत दुल्हन बनाओ संघार की ये सुर्ख जोड़ा पहने मौजूद थी। मुझे छोड़ के ना जाओ खुदा के लिए। मगर तुम हो कौन? मैं तुम्हारी दुल्हन हूँ। झूठ मत बोलो। इतने में घोड़ों के टॉपों की आवाज सुनाई दी जो होले होले करीब आते जा रहे थे। लकड़हारा और दुल्हन इसी सिमत देखने लगे जिधर से घोड़े आते दिखाई दे रहे थे। कुछ ही देर बाद घोड़े इनके करीब आए और रुक गए। वो मुल्क का बादशाह और इसके वजीर, मशीर और सिपाही थे जो कि शायद कहीं से आ रहे थे। दुल्हन इन्हें देखकर रोने लगी। बादशाह और इसके साथी हैरत से रोती हुई दुल्हन को देख रहे थे। क्यों रो रही है दुल्हन? देखिए बादशाह सलामत, मैं इसकी दुल्हन हूँ, मगर ये मुझे दुल्हन नहीं समझता।
छोड़ के जा रहा है। नहीं बादशाह सलामा, ये झूठ बोल रही है, ये मेरी दुल्हन नहीं है। बादशाह और इसके साथी हैरान थे कि ये क्या माजरा है, लकड़हारा इतनी खूबसूरत दुल्हन से क्यों पीछा छुड़ाना चाह रहा है। ना तो ये मेरी दुल्हन है और ना मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा दुल्हन, ऐसा करते हैं, तुम इस आदमी को छोड़ो और मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। सच, ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मुल्क के बादशाह से मेरी शादी होगी। बादशाह ने दुल्हन को घोड़े पर बैठाया और अपने साथियों के साथ रवाना हो गया। लकड़हारा अपनी अशरफियां संभाले तेजी से घर को रवाना हो गया। वो खुश था कि इस बला से जान छूटी। इधर जब बादशाह दुल्हन को लेकर महल पहुंचा, इस बादशाह की पहले भी 7 बीवियां थी, मगर औलाद किसी से नहीं थी। सिर्फ एक 7वीं बीवी से बेटा था जिसका नाम अली था और अभी वो बेहद छोटा था। बादशाह ने दुल्हन से शादी कर ली और चूंकि दुल्हन बेहद खूबसूरत थी, इस वजह से इसे अपनी बड़ी मलका का रुतबा दिया और महल में सब कनीज़ें और गुलाम इसे बड़ी मलका कहकर पुकारने लगे। बड़ी मलका असल में एक चुड़ैल थी। वो रोजाना चुड़ैलों की तरह मनों के हिसाब से गोश्त खाने की आदी थी। वो रोजाना शाही अस्तबल से एक घोड़ा निकाल कर खा जाती और इसकी हड्डियां महल के पिछावड़े में दफन कर देती। बादशाह को रोजाना ये इत्तला मिलती कि शाही अस्तबल से एक घोड़ा गायब है। इसने कई पहरेदार और जासूस मुकर्रर किए, मगर फिर भी इसके घोड़े गायब होने लगे। आखिरकार बादशाह अस्तबल में खुद गया और घोड़ों की रखवाली पर मामूर आदमी से पूछा तो इसने बताया, बादशाह सलामत, मुझे तो लगता है ये कोई बला है जो घोड़े खा जाती है। क्या मतलब? जी बादशाह सलामत, वो बला रोजाना महल की तरफ से आती है। बादशाह ये सुनकर सोच में पड़ गया और बड़ी मलका से मशवरा करने की खातिर महल जा पहुंचा। मलका गुलाम का कहना है कि कोई बला महल की तरफ से आती है जो रोजाना एक घोड़ा ले जाती है। तो क्या वो इस बला को रोक नहीं सकता? वो खुद बला को देखकर इतना खौफजदा हो जाता है कि इसे हिम्मत ही नहीं होती कि कोई आवाज तक निकाले। मुझे तो पहले ही शक था, ये जो आपकी 7 बीवियां हैं ना, ये चुड़ैलें हैं। क्या मतलब? हाँ, मैंने आपको इसलिए पहले नहीं बताया कि आप ये ना समझें कि मैं आपकी बीवियों से जलती हूँ। कल रात मैंने खुद अपनी आँखों से आपकी दरमियान वाली बीवी को घोड़े खाते देखा है। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है? इसने घोड़ा खाकर इसकी हड्डियां महल के पिछावड़े जमीन में दबा दी थीं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो चले मैं आपको दिखाती हूँ। बड़ी मलका बादशाह को लेकर महल के पछावड़े की तरफ चली गई और एक गुलाम से यूं ही उन्होंने जमीन खुदवाई तो बेशुमार हड्डियां निकली। अब बादशाह को यकीन हो गया कि बड़ी मलका सच कह रही है। इसे अपनी बीवियों पर बेहद गुस्सा आया और इसने इसी वक्त अपनी 7 बीवियों को छोटे बच्चे समेत महल से निकाल दिया। बादशाह की 7 बीवियां रोती हुई महल से निकली और एक जंगल में जा पहुंची। बादशाह ने यह भी ऐलान कर दिया कि ये 7 चुड़ैलें हैं, इसलिए सब इनसे बच कर रहें। इस वजह से जो शख्स भी इन्हें देखता फौरन ही खौफजदा होकर भाग जाता। बहरहाल वो 7 जंगल में जाकर रहने लगी और मिलकर छोटे शहजादे की परवरिश करने लगी। बड़ी मलका ने अब शाही घोड़े खाना छोड़ दिए और दूर दराज के इलाकों से गाय, भैंस, बैल, घोड़े खाने लगी ताकि किसी को शक ना हो। इसी तरह से वक्त गुजरता रहा और अब बादशाह का बेटा जवान हो गया। उन्होंने अपने बेटे को हर हुनर सिखाया मगर तालीम ना दिलवा सकी। शहजादा अनपढ़ ही रहा। जब शहजादा इस काबिल हो गया कि कमा सके तो इसकी सबसे बड़ी माँ ने इससे कहा, अली बेटा, तुम शायद नहीं जानते मगर तुम बादशाह के बेटे हो, यानी इस मुल्क के शहजादे हो। बादशाह ने एक ऐसी औरत के साथ शादी की है जिसने हमें और तुम्हें महल से निकलवा दिया था। हमने बड़ी मेहनत से तुम्हें पाला है और हमारी ख्वाहिश है कि तुम शाही महल में नौकरी करो। मगर मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, भला मैं क्या नौकरी करूँगा शाही महल में जाकर? महल में कई नौकरियाँ होती हैं। तुम चूंकि तलवारबाजी में माहिर हो, इसलिए हो सकता है बादशाह तुम्हें अपना मुहाफिज बना ले। जी अच्छा अम्मी हजूर। शहजादा बादशाह के दरबार में गया और वहाँ नौकरी हासिल करने में कामयाब हो गया। शहजादा अब शाही महल में नौकरी करने लगा।
बड़ी मलका चुड़ैल ने शहजादे को देखा तो वो जान गई कि ये तो वही शहजादा है जिसे इसने इसकी 7 माओं समेत महल से निकलवा दिया था। बड़ी मलका शहजादे को महल से निकालने के तरीके सोचने लगी। आखिर सोचते सोचते इसके जहन में एक तरकीब आ गई। मलका ने बीमार होने का झूठ मूठ ड्रामा किया और बादशाह से कहा, यहाँ से बेहद दूर एक इलाका है सुर्ख पहाड़ों का, वहाँ एक हकीम रहता है, अगर इससे दवाई लाई जाए तो मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। मलका ने बादशाह से कहा कि अपने नए मुहाफिज को दवाई लाने के लिए भेजे, क्योंकि वो इलाका बहुत खतरनाक है और वो मुहाफिज बहुत बहादुर है, वो ही दवाई ला सकता है। साथ मलका ने एक रुका भी दिया कि वहाँ मेरे भाई और माँ भी रहते हैं, उनको ये रुका देना और मेरा सलाम कहना, वो तुम्हारा वहाँ बहुत ख्याल रखेंगे। शहजादे ने बड़ी मलका का लिखा हुआ रुका ले लिया और हिफाजत से अपने पास रख लिया। वो चूंकि अनपढ़ था इस वजह से रुका पढ़ ना सकता था। बादशाह ने एक आला नस्ल का घोड़ा इसके सुपुर्द किया और शहजादा रवाना हो गया। बड़ी मलका ने अपनी निगरानी में खाना पकवा कर शहजादे को साथ दिया था ताकि अगर भूख लगे तो शहजादा खा ले। शहजादा रुका लेकर रवाना हुआ। काफी दूर जाने के बाद शहजादे ने एक बाग देखा। वो वहाँ आराम करने और खाना खाने के लिए रुक गया। वो बाग बहुत खूबसूरत था और फूलों और फलों के पौधे जा बजा लगे हुए थे। शहजादे ने फल खाए और अपनी खाने वाली पोटली एक दरख्त की शाख से बांध दी और खुद साए में सो गया। वो बाग गुलाब परी का था। कुछ देर बाद गुलाब परी अपनी सहेलियों के साथ बाग में उतरी और शहजादे को सोते पाया तो हैरान हो गई। फिर इधर उधर देखा, बाग में बेशतर परिंदे मरे हुए उसे नजर आए तो वो बहुत हैरान हुई। अरे ये अजनबी कौन है और ये परिंदे ये कैसे मरे? हो सकता है इसी अजनबी ने इन्हें मारा हो। नहीं शहजादी हुजूर, ये देखें। परी की सहेली ने दरख्त की इस शाख की तरफ इशारा किया जिससे शहजादे की पोटली बंधी हुई थी। पोटली का कपड़ा फट चुका था और शायद ये परिंदों का काम था कि जो खाना शहजादा साथ लाया था वो परिंदे खा चुके थे। ओह, इसका मतलब है अजनबी के खाने में जहर शामिल था जिसे खाकर परिंदे मर गए। इतने में इनकी बातों की आवाज सुनकर शहजादे की आंख खुल गई और वो परियों को देखकर हैरान हो गया। कौन हो अजनबी और हमारे बाग में बगैर इजाजत क्यों दाखिल हुए हो? मैं एक मुसाफिर हूँ और मैं नहीं जानता था कि ये तुम्हारा बाग है। मैं तो यहाँ जरा सफर की थकान उतारने के लिए दाखिल हुआ था। चलो ठीक है, मगर तुम अपने साथ जहरीला खाना क्यों लेकर आए हो? देखो हमारे सारे परिंदे मर गए। शहजादे ने जब ये सुना तो बेहद हैरान हुआ कि इसका खाना जहरीला कैसे हो गया। वो सोच में पड़ गया कि क्या बड़ी मलका ने इसे जानबूझकर जहरीला खाना दिया था ताकि वो मर जाए। अगर वो फल ना खाता और यूं ही खाना खा लेता तो परिंदों की तरह अब तक वो भी मर चुका होता। ये खाना मुझे धोखे से दिया गया है ताकि मैं मर जाऊं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। ये कहकर शहजादे ने सारी दास्तान सुना दी। तो ये तुम्हारी सुतीली माँ का कारनामा है। अच्छा तो वो रुका तो दिखाओ जो इसने तुम्हें लिख कर दिया है। शहजादे ने रुका निकाल कर शहजादी के हवाले कर दिया। शहजादी ने रुका पढ़ा तो हैरान हो गई और इसने शहजादे से कहा, तुम्हारी बड़ी मलका ने झूठ बोला है। रुके में लिखा है कि ये मेरी सौतनों का बेटा है, इसे कच्चा चबा जाओ। यानी कि इसने मुझे मारने के लिए जानबूझकर इधर भेजा है। हाँ, पहले इसने तुम्हें जहरीला खाना इसलिए दिया ताकि रास्ते में ही मर जाओ। अगर बच भी गए तो इसके मेके वाले तुम्हें मार डालेंगे। ओह, अब क्या करूं? ठहरो, अब मैं तुम्हें रुका लिख कर देती हूँ कि तुम मलका के बेटे हो और तुम्हें प्यार से रखा जाए। ये कहकर शहजादी ने वो रुका फाड़ दिया और एक नया रुका लिखकर शहजादे को दे दिया। शहजादे ने रुका अपने पास हिफाजत से रख लिया। शहजादा दोबारा घोड़े पर सवार हुआ तो शहजादी ने कहा, वापसी पर इसी बाग में आना, हम जानना चाहेंगे कि तुम अपने मकसद में कामयाब भी हुए या नहीं। शहजादी ने ये कहकर खुदा हाफिज कहा। कई दिनों तक सफर करने के बाद शहजादा उस इलाके में पहुंच गया जहां मलका ने कहा था, जहां जहां बजहां सुर्ख रंग के पहाड़ थे। अभी शहजादा इस इलाके में दाखिल हुआ था कि इसे 6 आदमी आते हुए दिखाई दिए। जब वो करीब आए तो शहजादे ने देखा कि वो जिन थे। इससे पहले कि वो शहजादे को कोई नुकसान पहुंचाते, शहजादे ने रुका निकालकर इन्हें दिखाया और इस पर लिखा हुआ था, प्यारे भाइयों, ये मेरा बहुत लाडला बेटा है और तुमसे मिलने आ रहा है, इसका ख्याल रखना। रुका पढ़कर वो जिन बहुत खुश हुए। सब शहजादे को प्यार करने लगे। फिर वो शहजादे को लेकर घर चले गए जहाँ इनकी अंधी माँ मौजूद थी। इसे जब उन्होंने शहजादे के बारे में बताया
اس کی ماں یہ سن کر بے حد خوش ہوئی اور شہزادے کو پیار کرنے لگی۔ اس نے شہزادے کو کھانا پیش کیا۔ شہزادہ کھانا کھا کر سو گیا۔ دوسرے دن وہ اٹھا تو گھر میں صرف اس کی نانی موجود تھی۔ اس نے نانی سے پوچھا، نانی ماموں کدھر گئے ہیں؟ بیٹا وہ تو شکار کو گئے ہیں، تم ناشتہ کر لو، وہ دوپہر تک آ جائیں گے۔ شہزادے نے ناشتہ کیا اور گھر کے صحن میں آ گیا۔ اس کی نانی چونکہ اندھی تھی اس وجہ سے اسے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ شہزادے نے دیکھا کہ صحن میں ایک کبوتر خانہ بنا ہوا ہے جو کہ بالکل چھوٹا سا تھا اور اس میں 6 کبوتر بیٹھے دکھائی دے رہے تھے۔ نانی اماں یہ کبوتر کس کے ہیں؟ بیٹا یہ 6 کبوتر تمہارے ماموں کے ہیں، ان میں ان کی جان ہے، اگر یہ مر جائیں گے تو سمجھو تمہارے ماموں بھی مر جائیں گے۔ اچھا تو یہ 7 والے پنجرے میں جو 2 مینائیں بیٹھی ہوئی ہیں یہ کون ہیں؟ یہ میں اور تمہاری ماں ہیں، ان میں ہماری جان ہے۔ اچھا اگر یہ مر جائیں گی تو آپ بھی مر جائیں گی؟ ہاں بیٹا۔ اچھا یہ جو اندھی مینا ہے اس میں آپ کی جان ہے اور یہ جو دوسری ہے اس میں میری ماں کی جان ہے نا؟ ہاں بیٹا۔ شہزادہ نانی کو لے کر کمرے میں آیا اور اسے اندر بٹھا کر اس نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ شہزادے نے سب سے پہلے اندھی مینا کو پکڑا اور اس کی گردن مروڑ دی۔ اندر سے اس کی نانی کی کربناک چیخ سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ مری ہوئی مینا کو شہزادے نے پھینکا اور کبوتروں کو ایک ایک کر کے پکڑا اور ان کی گردنیں بھی مروڑ دیں۔ اس کے بعد اس نے دوسری مینا کو پکڑا اور گھر سے باہر نکل آیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر واپس چل دیا۔ چند دنوں کے بعد شہزادہ جنگل میں پہنچ گیا جہاں اس کی 7 مائیں رہتی تھیں۔ اس نے مینا اپنی ماں کو دکھائی اور سارا واقعہ سنایا۔ اس کی مائیں بے حد خوش ہوئیں کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اب ان کی مصیبت ٹل جائے گی۔ شہزادہ مینا کو لے کر شاہی محل روانہ ہو گیا۔ جب بڑی ملکہ نے دیکھا کہ شہزادے کے ہاتھ میں وہ مینا ہے جس میں اس کی جان ہے تو وہ چلانے لگی۔ اس کی چیخ پکار سن کر بادشاہ باہر آ گیا۔ کیا بات ہے، آپ کیوں چلا رہی ہو؟ مجھے وہ مینا چاہیے۔ بادشاہ سلامت، کیا آپ جانتے ہیں بڑی ملکہ کی اصلیت؟ کیا مطلب، میں سمجھا نہیں۔ بادشاہ سلامت پہلے مجھے یہ مینا دلا دیں۔ نہیں، پہلے بادشاہ سلامت کو اپنی اصلیت بتاؤ۔ میرے خیال میں تم ایسے نہیں بتاؤ گی۔ یہ کہہ کر شہزادے نے مینا کی ٹانگ پکڑ کر توڑ دی۔ ادھر ملکہ کی بھی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ خدا کے لیے ایسا مت کرو، پہلے اپنے منہ سے بادشاہ کو اپنی اصلیت بتاؤ اور میری بھی۔ بتاتی ہوں، یہ شہزادہ علی ہے آپ کا بیٹا، اور میں نے جھوٹ بولا تھا کہ آپ کی 7 بیویاں چڑیلیں ہیں، اصل میں چڑیل میں ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر حیران ہو گیا۔ اب یہ مینا میرے حوالے کر دو۔ اتنا عرصہ میری ماں نے اور میں نے تمہاری وجہ سے جنگل میں زندگی گزاری اور مشکلیں سہیں، اس کا حساب کون دے گا؟ یہ کہہ کر شہزادے نے اس کی دوسری ٹانگ بھی توڑ دی۔ ادھر ملکہ کی بھی دوسری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ وہ چیخیں مارنے لگی۔ محل کے باہر مجمع جمع ہو گیا اور سب لوگ ملکہ کو دیکھ رہے تھے۔ پھر شہزادے نے مینا کی گردن مروڑ دی۔ ملکہ کی گردن بھی مڑ گئی اور وہ دم توڑ گئی۔ اس وقت اس کا روپ تبدیل ہو گیا۔ اب خوبصورت ملکہ کی جگہ ایک خوفناک چڑیل پڑی تھی۔ بادشاہ نے شہزادے کو گلے سے لگایا اور اپنی 7 بیویوں کو محل میں واپس بلا کر ان سے معافی مانگی اور بادشاہ نے شہزادے کو اپنا جان نشین مقرر کیا۔ شہزادے کو یاد آیا کہ اس نے غلام پری سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ اس کے باغ میں ضرور جا کر اس سے ملے گا۔ شہزادے کو جیسے ہی یاد آیا وہ تیار ہوا اور باغ کی سمت چلا گیا۔ غلام پری نے شہزادے کو دیکھا تو بے حد خوش ہوئی اور پوچھا، کیوں شہزادے، تم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے یا نہیں؟ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہوں اور تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ اگر تم میری مدد نہ کرتی تو میں آج اس دنیا میں نہ ہوتا۔ شہزادی، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ غلام پری نے شہزادے کی پیشکش کو قبول کیا اور دونوں نے شادی کر لی۔